नेपाल में क्या चल रहा है सब को पता ही है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री रहे ओली जी, केपी ओली, उन्होंने काफ़ी टाइम से एक मुद्दा उठाया, काला पानी विवाद, इसको नाम दिया गया। काला पानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा विवाद, ये पूरा है नाम इसका। जबकि ये कोई विवाद है ही नहीं, भारत और नेपाल के रिश्तों में ये कोई विवाद है ही नहीं। इसी संदर्भ में मैं बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा, शायद पिथौरागढ़ में जो लोग रहते हैं या उसके उस हिस्से में नेपाल में जो लोग रहते हैं उनके अलावा देश को बहुत ज़्यादा नहीं पता होगा। इसलिए मैं ये सोचा कि मैं आपको इस बारे में सटीक जानकारी दूं, और ये मिलेगी आपको इस किताब से। ये ललित पंजी किताब है, देखा है ना। ये उन्होंने लिखी है, उसमें एक चैप्टर लिया उन्होंने, हिमालय भू राजनीति में काला पानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा विवाद, जिस पर उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है। और उनका ये जो रिसर्च था वो इंडियन गवर्नमेंट ने भी पसंद किया था। इसमें मैं यदि ये लंबा 3-4 पेज का चैप्टर है, तो मैं इसको शायद 2 या 3 पार्ट में आपको सुनाऊंगा। तो ललित पंजी लिखते हैं, हिमालय भू राजनीति में एक नया प्रकरण काला पानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा सीमा विवाद है। 20 मई 2020 को नेपाल के सर्वे विभाग ने जो नक्शा जारी किया, उसमें लिपुलेख काले पानी में पश्चिम की और भारतीय भूभाग में लिम्पियाधुरा तक की 355 वर्ग किलोमीटर भूमि को नेपाल सीमा के भीतर दिखाया गया है। और नेपाल द्वारा तर्क दिया गया है कि कोटी यांगती व काली नदी जलग्रहण क्षेत्र का ये संभाग भारत में ने कब्जा कर लिया है। जबकि ऐतिहासिक साक्ष्य और तथ्य स्पष्ट करते हैं कि ये भू क्षेत्र ब्रिटिश भारत की सीमाओं के अंतर्गत 4 मार्च 1816 की सिगोली नदी की संधि के नेपाल में आया। और इसी संधि की धारा 5 के अनुसार काली यानी महाकाली नदी भारत व पश्चिम नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अनवरण निर्धारण करती चली आ रही है। भारत, नेपाल व तिब्बत चीनी अधिकृत स्वायत्त शासी क्षेत्र के त्रिदेशीय सीमांत में काली नदी का काला पानी नामक स्थान में एक चश्मे से उपस्थित है, जहाँ हम पिछली बार गए थे। और उसमें एक काली का मंदिर है, उस काली के मंदिर में एक जगह है, उस जगह से वो पानी का स्रोत दिखाया गया है। जो पर्वत ढलान की ग्लेशियर को इससे पोषित जान पड़ती है। काली नदी उद्गम से दक्षिण की ओर भारत नेपाल के बीच स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है और पुरातन बृहद व्यास घाटी को भेदती 2 हिस्सों में बांटती है। काली नदी के पूर्व का हिस्सा नेपाल तथा पश्चिम का हिस्सा भारत का है। और इस प्रकार बृहद व्यास घाटी के काली पार के 2 गांव छांगरू और तिंकर नेपाल में चले जाते हैं, और भारतीय भू क्षेत्र में व्यास घाटी के 2 गांव गर्ब्यांग, नपलचू, कुंजी, नाभी, रोंगकोंग और कोटी गांव आते हैं। बृहद व्यास घाटी का ये विभाजन नैसर्गिक ना था। तो नेपाल में पड़ने वाले छांगरू व तिंकर गांव के लोगों ने इस विभाजन का विरोध भी किया उस समय। और तत्कालिक कुमाऊं के कमिश्नर जॉर्ज विलियम टेल का बाकायदा प्रार्थना लिखकर गुजारिश की थी कि दोनों गांव पुनः अपने मूल व्यास प्रदेश में भारत में ही सम्मिलित कर लिए जाएं। पर टेल ने छांगरू व तिंकर के लोगों को स्पष्ट किया कि उन्होंने सिगोली संधि 1816 को स्वीकार किया है तथा काली नदी द्वारा बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा ही मान्य होगी। नेपाल सहोदर मित्र राष्ट्र के नागरिक विशेष सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। इस संधि के वार्ताकारों व ड्राफ्ट करने वालों को इस त्रिदेशीय सीमांत के हिमालयी बहती भूगोल की कोई जानकारी ना थी। इस कारण आनन फानन में बिना काली नदी को प्रभाषित किए हुए ही इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा मान लिया गया, और तब सहज स्वीकार भी कर लिया गया, क्योंकि काला पानी क्षेत्र और लिपुलेख दर्रा पौराणिक काल से लेकर चंद्र शासन और आधुनिक समय तक भारतीय हिस्से के रूप में स्वीकार था। और लिपु दर्रा मानस खंड ग्रंथ के अनुसार परंपरागत कैलाश मानसरोवर पौराणिक या भारतीय यात्रा मार्ग में पड़ने वाला गिरद्वार था, जिससे ताकलाकोट गुरला मांधाता को पार कर कैलाश तक पहुंच संभव होती रही है। भारत नेपाल मित्र राष्ट्रों के बीच काला पानी त्रिदेशीय सीमांत को लेकर
विवाद 1962 के चीनी आक्रमण के समय भी ना था, क्योंकि उस समय चीन ने जो भारत नेपाल की सीमा पिलर्स गाड़े थे, उससे स्पष्ट होता है कि चीन ने भी काला पानी को भारतीय सीमा में स्वीकार किया था। काला पानी विवाद हो तो नेपाल में माओवाद के फैलाव के कालखंड में 1980 के दशक में उठाया गया है और महाकाली अंचल के माओवादी कमांडर व कुछ समर्थक छ्यांगरू, तिंकर व काला पानी पहुँचे और प्रथम दृष्टया बिना ऐतिहासिक साक्ष्य संधियों को जाने काला पानी क्षेत्र को नेपाल का हिस्सा बताना प्रारंभ किया। नेपाल व भारत सरकारों को घेरना आरंभ किया, विवाद को हवा भी दी, लेकिन तब इसे कम्युनिस्ट नेताओं एवं पार्टी ने तत्काल ना उछाला और इसे अपना गुप्त एजेंडा बना डाला। बात दबसी गई, किंतु 2003 में बुद्धिनारायण श्रेष्ठ ने जब कूटी यांगती नदी को दूरी व जल प्रवाह की मात्रा के आधार पर बिना ऐतिहासिक साक्ष्यों को जाने यूं ही काली नदी कह डाला, तो लिम्पियाधुरा से गुंजी तक काला पानी की और लिपुलेख तक 255 वर्ग किलोमीटर को अपना क्षेत्र घोषित करने देर नहीं लगाई। लेकिन कूटी यांगती नदी अनादिकाल से कूटी यांगती नदी व कहलाई। वह तो महाभारत कालीन कुंती के नाम पर कुटी गांव व उसके परिक्षेत्र में प्रवाहित कूटी नदी है और स्थानीय लोक साहित्य व परंपराओं में पूर्वमुखी कूटी यांगती नाम से प्रसिद्ध अस्तित्व व पहचान रखती है। इस कारण वह भारत के इस सर्व स्वीकार मानचित्रों में रारव, हिल्सा, मंगसाधुरा जलग्रहण क्षेत्र में उपजी भारत की आंतरिक भू सीमा में प्रवाहित स्वीकार की गई। इस कारण कूटी यांगती को मानचित्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारण करने वाली नदी कभी नहीं दर्शाया गया। 1816 के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा काली व महाकाली नदी को ही दर्शाया गया। तब नेपाल कूटी यांगती प्रवाह क्षेत्र की 355 वर्ग किलोमीटर भूमि व 7 गांवों पर अपना दावा कैसे कर सकता है। स्ट्रेची बंधुओं द्वारा 1846, 1848 और 1849 की इस क्षेत्र में अपनी गहन यात्राओं के बाद 1851 में अपने एक लेख में जो मानचित्र इस क्षेत्र का प्रकाशित किया गया, उसमें कूटी यांगती नदी भारत के अंतर्वर्ती नदी और काली महाकाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती दिखाई गई थी। उपनिवेशिक काल में स्ट्रेची ने 1851 में भू क्षेत्र को देख स्वीकारा था कि व्यास विभाजन ही नैसर्गिक नहीं। यदि सुगोली संधिकर्ता इस भू क्षेत्र का भौतिक निरीक्षण कर सीमा निर्धारित करते तो न काली नदी गरब्यांग से नीचे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती, जबकि गरब्यांग से ऊपर पूर्व की ओर तिंकर नाला नदी लिपू का सीमांकन करता और छ्यांगरू तिंकर क्षेत्र भारत का ही अंग होते। सर्वे ऑफ इंडिया 1907, 1916 और 1924 के मानचित्रों में कूटी यांगती नदी स्पष्ट इसी नाम से दर्शाई गई है, काली या महाकाली में से नहीं। और वर्तमान काली नदी ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती दिखाई गई है। एटकिंसन भाग 1, 102, भाग 3, 2, 181 और 182 ने लिखा है कि काली नदी की दूसरी बड़ी शाखा कूटी यांगती का विस्तार मंगसा व और लिम्पियाधुरा तक है। इस क्षेत्र में काली का सारा जलागम कुमाऊं में है। सिर्फ काला पानी स्रोत के पास से नेपाल की सीमा शुरू होती है। कूटी बेशक काली से बड़ी है, पर अब काली नदी ही भारत और नेपाल के बीच सीमा है। 1903 में शेरिंग ने अपनी यात्रा के बाद वेस्टर्न तिब्बत एंड ब्रिटिश बॉर्डर लैंड 1906 में लिखा कि भारत, तिब्बत और नेपाल सीमाओं के त्रिकोण पर स्थित लिपुलेख हमारी सीमाओं से स्थित सबसे सरल दर्रा है और सबसे अधिक समय तक खुला रहता है। स्वामी परमानंद ने काला पानी को काला नदी का पारंपरिक स्रोत बताया, जबकि कुछ उपधाराएँ लिपुलेख दर्रे से आती हुई पुनः मिली। उन्होंने काला पानी में गरब्याल समुदाय की ज़मीन का जिक्र किया। 1938 और 1867 ब्रैकेट के बंदोबस्त में चकनुमा मोजे यरसा लग गरब्यांग स्केच मानचित्र में काला पानी को गरब्यांग गांव का तोक गांव दिखाया गया है। इसी प्रकार नाभीढांग के पास गरब्यांग व गुंजी के बासिंदों के चारगाह दर्शाए गए हैं। 1954 में भारत चीन 8 साला व्यापार संधि में लिपुलेख उन दर्रों में प्रथम था जिनमें व्यापार व मानसरोवर तीर्थ यात्रा संपन्न होनी थी। चीन की दृष्टि से यदि लिपुलेख काला पानी में कोई विवादित भूमि होती तो चीन कदापि इस तरह से व्यापार की सहमति नहीं देता। 5 अक्टूबर 1961 में चीन नेपाल सीमा करार स्पष्ट किया गया कि चीन व नेपाल की सीमा उस बिंदु से शुरू होती है जहां काला पानी तथा तिंकर नदी की जल विभाजक धारा आकर मिलती है।
इस त्रिदेशीय सीमांत बिंदु पर ही चीन नेपाल का पहला बॉर्डर पिलर है। अतः जल विभाजक रेखा द्वारा भारत व तिब्बत व इसी तरह त्रिदेशीय सीमांत पर ये भारत नेपाल की सीमा बनाने में अनावश्यक विवाद नेपाल द्वारा खड़ा किया जा रहा है। पुनः अवरुद्ध व्यापार जब 1991 में खुला तो लिपू लिक से ही खुला और व्यापार करार में भारतीय शौका व्यापारियों को ताकलाकोट प्लान में व्यवस्थित बाजार मिला। भारत नेपाल के आपसी रिश्ते बनते बिगड़ते इस सीमा तक जा पहुँचे कि नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार ने लगभग खुलकर भारत का विरोध का परचम लहराया। यहाँ तक कि शायद नेपाली कांग्रेस भी भारत का समर्थन करने का साहस नहीं दिखा सकी और नेपाल ने भारत समर्थकों का मिलना भी कठिन हो गया। हद तो तब हो गई जब एक्स प्रधानमंत्री केपी ओली ने अपनी गद्दी को बचाए रखने के लिए नेपाल की राजनीति के भविष्य को लेकर अपनी पार्टी के कालापानी विवाद हिंडन एजेंडा को सार्वजनिक करते हुए विवादित नक्शा तक जारी कर दिया। ओली सरकार तो अपने कर्मों से ना बच सकी, लेकिन भारत नेपाल संबंधों में कटुता के ऐसे बीज बो गई कि मनमुटाव बढ़ता ही चला गया। आज समय की मांग है कि लिम्पियाधुरा लिपुलेख कालापानी विवाद पर भारत नेपाल दोनों राष्ट्रों के राजनीतिकों के बीच खुली बातचीत हो और इस विवाद को तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर सुलझा लिया जाए। तो ये ललित दा ने एक छोटा सा 4 पेज का पीस अपना लिखा है इस किताब में, जो सारी चीज़ें स्पष्ट कर देता है। और ये ज़बरदस्ती का विवाद ओली ने खड़ा किया जिसका कोई औचित्य नहीं था, तो वो तो खैर चले गए। अब जो आने वाली सरकार होगी वो बड़े और दिल दिमाग से इस संबंध में बात करेगी, तो दोनों देश के लिए अच्छा होगा। क्योंकि नेपाल से जो रिश्ते हमारे हैं, ख़ास तौर पर जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर हमारे रोटी बेटी का रिश्ता है। सुलझाया जा सकता है कि जिसका कोई विवाद ही नहीं है उसको विवादित बनाकर उसको जीवित रखने का कोई मतलब नहीं है। तो नमस्कार ललित बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये एकदम स्पष्ट इसके अंदर लिख दिया है और आपका रिसर्च जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में आना चाहिए। और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप ये मौका हमें दें, तो हम इस पाल द्वारा पैदा किए विवाद पर डॉक्यूमेंट्री बनाकर लोगों को सही बात बता पाएँ और जागरूक कर पाएँ। धन्यवाद, नमस्कार।